हेलो एवरीवन। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जबरदस्त चैप्टर है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि हमारे फाउंडेशन के सिलेबस में आउट ऑफ ऑल चैप्टर्स ये सबसे टफ चैप्टर है। टफ क्यों? बिकॉज रियल वर्ल्ड में तुम्हें वो देखने को नहीं मिलेगा जो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। लेट मी शो यू द कॉन्टेंट्स। ओके, in our syllabus we have got 7 chapters. The first huge one that you should do is Contract Act, very important. And then comes your Sale of Goods Act. Sale of Goods Act 1930 में 4 यूनिट्स हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 9 यूनिट्स है ना, इसमें 4 यूनिट्स हैं। ये देखो, एक बार नाम पढ़ो, फटफट याद करेंगे, थोड़ा याद करते चलेंगे इस बार। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ने का स्टाइल क्या होगा? कॉपी नोट्स रहेगा और ऊपर से याद भी करना साथ साथ मेरे, ठीक है। सेल कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन वारंटी, ओनरशिप, डिलीवरी, अनपेड सेलर। तो ये तुम्हारे पास यहां पर 4 यूनिट्स है। सोकू सोकू सेल कॉन्ट्रैक्ट, ओनरशिप, डिलीवरी, कंडीशन वारंटी, अनपेड सेलर। तो पहले मैं शुरू करूंगा ऑफकोर्स सेल कॉन्ट्रैक्ट से। एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? आप देखो यार, ये चैप्टर का साइज कितना है। इट इज 28 पेजेस। उसमें भी सबसे अच्छी बात क्या है? एवरी यूनिट इज स्मॉल। देखो, 6 पेज 7 पेज का एक एक यूनिट है। तो इट इज स्मॉल टू हैंडल, इजी टू हैंडल। इट इज टफ बट कंटेंट वाइज इट्स लेस, सो इजी टू हैंडल। वेटेज एग्जाम में कितना है? 21 मार्क्स, 21 मार्क्स। इससे क्वेश्चन बैंक के अंदर कितने क्वेश्चंस डाले हैं? 80 क्वेश्चंस। मतलब आप समझो लगभग हर यूनिट से 20-20 क्वेश्चन के आसपास है। 80 क्वेश्चंस है, तो ये है तो अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इससे डबल था, 160 क्वेश्चंस, इसमें 80 क्वेश्चंस है। वो 38 मार्क्स है, 21 मार्क्स है। तो मैं तो बोलूंगा वेटेज वाइज तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी थोड़ा बाप ही है कि 28 पन्ने में आपको 21 मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं। नाउ कमिंग टू दिस, ठीक है। ये सेल कॉन्ट्रैक्ट अभी आज मैं चालू करूंगा पढ़ाना। एक बार रूपरेखा देख लो। टोटल कितने पेजेस का है सर? 6 पेजेस का है, बट इट इजी। फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम कॉपी। कॉपी में बवाल हम लोग को सीखना है। कम टू कॉपी प्लीज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट हेडिंग दे रहा हूं, लर्निंग पेडागोजी। लर्निंग स्ट्रेटजी कर दो, काम करो, इजी वर्ड है। लर्निंग स्ट्रेटजी। हेलो हेलो, आदित्य अभी सही है क्या? आदित्य सही है तो जल्दी मेरे को जवाब दो एक बार, यस या ओके लिखकर। मतलब ऐसा लिखो ओके ना हो, ऐसा लिख दो ओके।
यस का मतलब समझाने कि मैं कौन सी चीज का यस है। अगर एकदम सही है तो लिख दो ओके। ओके लिख दो ना प्लीज। ओके ना, ठीक है। वो एक्चुअली जब मैं बोलना चालू करता हूँ तो मेरी खुद की आवाज वाइब्रेट कर रही थी। ठीक है। ठीक है। सी दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये आप लोग सब इसको एक बार देखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, लर्निंग स्ट्रेटजी सबसे 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 महा इंपॉर्टेंट है। ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोलने की जरूरत नहीं थी, पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर तुम ये आज समझ गए तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट तुमको एकदम इजी और मक्खन लगेगा। ठीक है। गलती क्या होती है जो स्टूडेंट लोग सेल ऑफ गुड्स, तुमने जीवन में सेल परचेज के ट्रांजैक्शन तो आसपास होते हुए देखे ही हैं, तो तुम्हारी एक समझ डेवलप हो चुकी है कि सेल परचेज क्या होता है, बायर और सेलर के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है, तुम्हारी एक समझ बन चुकी है। पर प्रॉब्लम यह कि वो समझ यहां अप्लाई नहीं होगी, यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रॉब्लम क्या, जो भी स्टूडेंट मतलब आके फाउंडेशन में जब ये एक्ट पढ़ता है तो उसे तो सेल परचेज की जो समझ है वो दुनिया से देख, दुनियादारी देख के समझ में आई है, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट उससे मैच करेगा ही नहीं। मैच करेगा ही नहीं जो तुम समझते हो। क्यों नहीं मैच करेगा? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती ये लॉ बनाने वालों की है, और गलती आईसीआई की, उन्होंने ये लॉ सिलेबस में अभी भी डाल रखा है। ठीक है। तो इसीलिए पहले से ही मेरा पहला चेतावनी है, क्लियर योर माइंड। अपनी जो भी कॉमन सेंस है उसको भूल जाओ, इस चैप्टर में कॉमन सेंस भूल जाओ, क्लियर योर माइंड। जो लॉ में लिखा है उसके हिसाब से जवाब देना। अगर लॉ में लिखा है 2 और 2 7, हाँ जी 2 और 2 7, तुम अपना कॉमन सेंस यहाँ पे छोड़ दो एकदम। ठीक है। क्लियर योर माइंड। फर्स्ट बात, पॉइंट नंबर 1 समझना है कि सर ये बना कब था। अब इसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पर ये बना 1930 में नहीं था। ओरिजिनली इट वाज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस भी डाले हुए थे। बाद में 1930 में सेल्स के सारे सेक्शन निकाल के एक अलग लॉ बना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और 2 साल बाद ही पार्टनरशिप के सारे प्रोविजंस निकाल के बना पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट ये दोनों एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। तो ये कब बने थे? 1872। अब आप मुझे बताइए 1872 समझते हो? 150 साल, 150 ईयर्स से भी ज्यादा, हाँ समझते हो? 150 साल पहले जो सेल्स ट्रांजैक्शन होते होंगे और आज जो हम देख रहे हैं, क्या वो सेम है? मैं तो जो भी सेल परचेज देखा हूं अपनी दुनियादारी की समझ में, तो आज के वातावरण से देख रहा हूं और मैं वो समझ रहा हूं। आज जो सेलर और बायर के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, मैं तो उसको देख के समझ रहा हूं। 1872 में वैसा था क्या? सर जमीन आसमान का फर्क था, जमीन आसमान का फर्क। इट वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट मल्टीवर्स। तो था क्या वो मैं बताऊंगा तुम लोग को। तो ये बना उसके हिसाब से। तो तुम 1872 में 1872 का बना हुआ लॉ आज अगर बैठ के पढ़ोगे, ठीक है, उसको तुम आज के कॉन्टेक्स्ट में फिट करने जाओगे, हाउ विल इट फिट? सोचो ना 1872 का, अरे 1872 में जब गांधी जी 3 साल के होंगे यार लंगोट में, उस समय वो बना था लॉ, ठीक है। उस समय के हालात आज के हालात मैच ही नहीं करते। आप उन सेल प्रोविजंस को आज अप्लाई कर ही नहीं सकते, पहली बात तो ये है। तो इसीलिए वो तुम्हारी दुनियादारी की समझ से मैच करेगा नहीं। ये पहले से ही हाइलाइटर मार लो तो जिंदगी अच्छी बीतेगी। कब बना था सर ये? 1872। इट रिफ्लेक्ट्स द सेल्स प्रैक्टिसेस ऑफ 1872 व्हिच इज इररिलेवेंट टुडे। कौन फॉलो कर रहा है? कौन? कोई नहीं फॉलो कर रहा है। आईसीआई को फाउंडेशन में स्टूडेंट्स लोगों को लॉ का एक फ्लेवर देना है, तो उन्होंने सोचा एक हल्का फुल्का चैप्टर उठा के उनको पढ़ा देते हैं, जो फॉलो करें, फॉलो तो होगा नहीं तो दिक्कत भी नहीं होगी जीवन में कोई, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, तो एक्सपेरिमेंट के लिए डाल दिया। अरे छोटे बच्चों को खिलौने वाली पिस्तौल दी जाती है कि नहीं? लोग खेलो गन वगैरह, AK-47 बच्चों वाला खिलौना, क्योंकि मालूम है इससे किसी को वो मार तो पाएगा नहीं। क्या छोटे बच्चों के हाथ में असली AK-47 पकड़ाया जाएगा क्या? नहीं। तो ऐसे ने बोला ये है वो खिलौना वाला लॉ, पकड़ा दो फाउंडेशन के बच्चों के हाथ में, ठीक है, खेलते रहेंगे, अच्छा लगेगा, झुंझुना बजाते रहेंगे। रियल वर्ल्ड में इससे कोई डैमेज होने वाला है नहीं, क्योंकि अभी तुमको दूसरे पॉइंट में पता चल जाएगा कि फॉलो भी नहीं होता है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट भूलना मत, सेल्स प्रैक्टिसेस ऑफ 1872 है, जो आज के दिन रेलेवेंट नहीं है। तो आप पढ़ोगे, आप बोलोगे सर ये तो मेरी समझ से परे। हाँ बिल्कुल, तुम अपना कॉमन सेंस एकदम छोड़ के आओ, यहाँ पे आज के टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल नहीं होंगे। तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे, तुम्हारा दिल बोलेगा सर ये आंसर है, मैं तो लड़ लूंगा सेलर से। सेल ऑफ गुड साइड बोलेगा उसकी गलती नहीं, तुम्हारी गलती है, तुम चुपचाप आंसर लॉ के हिसाब से करना है। नंबर 2, एक और बात है जो बहुत जबरदस्त है, वेरी ब्यूटीफुल, और ये तो खुद सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? सर कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली कि दो लोग आए हैं आपस में और टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करके राइट डाउन किए हैं। सिंस ये सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे दो पार्टीज होंगे, बायर सेलर, दे हैव कम टुगेदर, दे हैव डिसाइडेड द टर्म्स एंड कंडीशन, दे आर पुटिंग इट डाउन, ठीक है। नाउ इन्होंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में स्वयं खुद लिखा हुआ है कि terms and conditions of the sales between the parties must be determined in this order, not from sale of goods act but in this order। तो नंबर 1 फर्स्ट, आप लोग सेल्स के टर्म्स एंड कंडीशन कहां से चेक करोगे? सेल ऑफ गुड्स एक्ट से करोगे या पार्टीज के बीच के एग्रीमेंट से? तो अगर पार्टीज ने बीच में आपस में एग्रीमेंट बना रखा है तो वो फॉलो होगा ना, फिर ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 फॉलो नहीं होगा। तो रियल लाइफ में यही होता है सर। नंबर 1 क्या फॉलो करना है? एग्रीमेंट। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, तुम्हारे दिल को तीर की तरह चुभेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं पहले से चेतावनी दे रहा हूं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या होता है ना, जब पढ़ाना चालू होता है तो लोग सीधा सेल में घुस जाते हैं, और सेल में क्या घुसता है फिर गड़बड़ हो जाता है पूरा, उनको मालूम ही नहीं कि उनके साथ अंदर क्या होने जा रहा है। मैं पहले से तुमको बता रहा हूं कि भविष्य में क्या होने जा रहा है, ताकि मेंटली तुम सही सोचो। मैं तुमको एक सुंदर एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। थैंक यू यार।
ये राजेश का है ना? थैंक। जैसे मैं एक शॉप में जाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में, मुझे रेफ्रिजरेटर खरीदना है, तो मैंने एक बड़ा वाला रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट कर लिया शॉप में खरीदने के लिए। तो मैं काउंटर पे गया, शोरूम है इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, तो मैं काउंटर पे गया, उन्होंने बोला पेमेंट, तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, प्राइस पैसा दे दिया। अब आप मुझे बताइए रियल लाइफ में क्या होगा? रियल लाइफ में वही होगा जो मैं बोल रहा हूँ। क्या मैं फ्रिज को ऐसे वहां उठा के अपने सर पे घर ले जाऊंगा? सर फ्रिज आजकल बहुत बड़ी होती है, आप ऐसे कितने बड़े बॉडी बिल्डर के वो हो, आप नहीं उठा पाओगे। द फ्रिज विल बी डिलीवर्ड टू यू एट योर होम, और उसके बाद भी नहीं होगा। वो दुकानदार आपके घर पे फ्रिज डिलीवरी करेगा, डिलीवरी के बाद कंपनी का एक मैकेनिक आएगा जो पूरा इंस्टॉल करेगा। आजकल फ्रिज वगैरह वो नॉर्मल नहीं कि भाई रखा और अपने प्लग घुसाए चल गया, ऐसा नहीं होता। फ्रिज का इंस्टॉलेशन होता है बकायदा, एक्वागार्ड से उसकी लाइन कनेक्ट करनी पड़ता है। घर में एक्वागार्ड होगा ही ना, एक्वागार्ड पीने का पानी, कुछ भी कैंट वेंट जो भी, तो उसका कनेक्शन करना पड़ता है, फ्रिज में इंस्टॉलेशन करना पड़ता है बकायदा, तब चलता है। उसके बाद जाके वो क्या नाम है, फ्रिज स्टार्ट होता है। ठीक है, दैट इज द रियलिटी। अब मैं बोलता हूं, जब तक मुझे रियल वर्ल्ड में क्या होता है, रियल वर्ल्ड में जब तक फ्रिज मेरे घर में ला कर डिलीवर नहीं हो जाता, इंस्टॉल नहीं हो जाता, मैकेनिक चला के नहीं दिखा देता, सही चल नहीं जाता, तब तक फ्रिज में जो भी गड़बड़ है कौन झेलेगा? कंपनी वाले, वो रिप्लेस करेंगे। मेरा लॉस नहीं है। एनीथिंग हैपेंस ड्यूरिंग द ट्रांजिट, शोरूम से मेरे घर आने में रास्ते में अगर खराब हो गया, कुछ भी हो गया, इंस्टॉल में खराब हो गया, मैं लॉस बियर, बायर विल नॉट बियर द लॉस विल बी बोर्न बाय द सेलर। ये सच्चाई है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्या है, जब तक आप मेरे घर में लाके इंस्टॉल करके चला के नहीं दिखा देते, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो ओनरशिप रिमेन्स विद द सेलर, ही इज लायबल। ओके सर, पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पता है क्या लिखा है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा है कि जिस वक्त मैंने दुकान में वो फ्रिज को देखा, पैक्ड फ्रिज था पूरा, लेट से कार्टन में पैक्ड था, और मैंने सौदा कर लिया, इमीडिएटली ओनरशिप मेरा हो गया। अब अगर रास्ते में टूटे फूटे कुछ भी हो जाए तो मैं लायबल हूं। ये होता है क्या रियल लाइफ में? तो यहां पर मेरे और सेलर के बीच में तो पहले से एग्रीमेंट है ना। तो बोलता है टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आप ये एक्ट मत देखो, आप क्या देखो? एग्रीमेंट देखो। अच्छा, अगर रिटन एग्रीमेंट भी नहीं है तो सेकंड चीज आप क्या देखोगे? कोर्स ऑफ डीलिंग। इसका मतलब नॉर्मली इस तरह के ट्रांजैक्शंस में क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। नॉर्मली इस तरह के सेल ट्रांजैक्शन में क्या टर्म्स एंड कंडीशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, वो देखो। तो आपने तो क्लियर ही बोल दिया कि टर्म्स एंड कंडीशन विल आइदर बी डिटरमाइंड बाय द एग्रीमेंट और बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बोला अगर टर्म्स एंड कंडीशन फर्स्ट से भी नहीं पता चल रहा, सेकंड से भी पता नहीं चल रहा है, तब जाके वी फॉलो व्हाट? प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो इसका नंबर लास्ट में है। तो तुम ही बोलो रियल वर्ल्ड में यहां तक बात जाएगी क्या? रियल वर्ल्ड में टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आप उठा के इसको देखोगे क्या? आप तो एग्रीमेंट लेवल या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग में निपटा दोगे। ठीक है, सोच के देखो यार। रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपके इससे क्या नाम है, आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट से जाके टर्म्स एंड कंडीशन लोग चेक नहीं करते। हम टर्म्स एंड कंडीशन या तो एग्रीमेंट में बना लेते हैं, या क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोग जैसे डील करते हैं वही टर्म्स एंड कंडीशन अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यहां तक बात जाती नहीं है। तो ये जो खिलौना है ना, ये प्लास्टिक का खिलौना है सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो तुमको पकड़ाया गया है। तुम इस प्लास्टिक के खिलौने को लेके गोलियां चलाते रहो, किसी को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। रियल वर्ल्ड में इसका एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गया होगा क्या है? ठीक है, क्लियर है ना ये? तो रियल वर्ल्ड में यहां तक बात जाता ही नहीं है, ये बात एकदम क्लियर रखना। मेरा सेकंड पॉइंट,
हेलो, ठीक है सबको? तो मेरी एक हिदायत है तुम सबको, क्वेश्चन बैंक कृपया करके जब आप सॉल्व करो तो लॉ के हिसाब से आंसर करना। मन क्या बोल रहा है, मोरल साइंस क्या बोल रहा है, उस पर तो जाना ही मत। इनफैक्ट 90% टाइम तुम्हारा मन जो आंसर देगा उससे मैच नहीं करेगा वो। सही है? अब मैं तुमको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ। थोड़ी सी ना एक बार अपने हिस्ट्री को समझेंगे तो बेहतर रहेगा। ओके, ये समझ अगर आपको एक बार हो जाती है ना तो फिर आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलग लेवल पे महसूस होगा। जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना इसको बोलते हैं कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो। इसका मतलब है किसी भी लॉ को अगर आपको सही मायनों में समझना है तो उसके लिए आपको उस काल खंड के बारे में, उन परिस्थितियों के बारे में सोचना पड़ेगा जब ये लॉ बना था।
ठीक है। कंटेम्पोररी इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि कोई भी लॉ जब आप पढ़ रहे हो, वो जिस समय बना उस समय क्या परिस्थितियां थी, क्यों बनाना पड़ा, वो समझो, तब आप उस लॉ को सही तरह से इंटरप्रेट कर पाओगे। मैं ना इंटरमीडिएट के स्टूडेंट लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सुंदर है, आपको भी समझ में आएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है, लिखूंगा नहीं, बस बता देता हूँ, ठीक है। हम आपको एक कानून बना था हिंदुस्तान में 1994 में। उस कानून का नाम था पीसी पीएनडीटी एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। 1994 में बने हुए इस कानून में ये लिखा हुआ है कि सोनोग्राफी की जो मशीन होती है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी की मशीन, उसका इस्तेमाल गर्भ में पल रहे बच्चे का जेंडर, लड़का है कि लड़की, उसको पता करने के लिए यूज नहीं होगा। इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। तो आज आप हिंदुस्तान के जितने भी हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हो, आपको हर जगह वो सोनोग्राफी मशीन के बाहर लिखा हुआ रहेगा वैसे कि भाई यहाँ पे हम बच्चे का सेक्स डिटरमाइन नहीं करते। डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द फीटस, फीटस मतलब गर्भ, इज अ पनिशेबल ऑफेंस एंड नॉट प्रैक्टिस, हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। अब आप सोचो, एक अंग्रेज दंपत्ति है, वो इंडिया आया हुआ है, पत्नी प्रेग्नेंट है, तो कोई वजह से उनको लगा डॉक्टर के जाना चाहिए, सोनोग्राफी करा लेना चाहिए कि सब सही है कि नहीं है, तो वो लोग गए। तो वहां पे डॉक्टर ने बोला जी हम तो नहीं बता सकते बच्चे का जेंडर क्या है। गोरा बोला पर हमारे देश में तो बताते हैं भाई, हमारे देश में तो 5 महीने 6 महीने बाद ही बता देते हैं कि आपको लड़का होने वाला कि लड़की होने वाला, आप क्यों नहीं बता सकते, क्या प्रॉब्लम है यहाँ। तो हम लोग बोलेंगे भारत और इंग्लैंड सेम नहीं है, समाज अलग है, सोच अलग है, कानून अलग है। क्यों बना था ये कानून हिंदुस्तान में पीसीपीएनडीटी एक्ट, वो आपको समझना पड़ेगा। भारत में हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, कंटेम्पोररी इंटरप्रिटेशन। वो 1992 में सोनोग्राफी की मशीन आई थी भारत में पहली बार, 1992 में। और जैसे सोनोग्राफी की मशीन आई, भारतीयों के हाथ में एक ऐसा यंत्र लग गया हाथ में, जिसके सहारे से वो पहले से पता कर लेंगे बेटा होने वाला, बेटी होने वाले, और बेटी चाहिए नहीं, गर्भ में गर्भपात करा दो, अबॉर्शन करा दो, क्योंकि बेटा ज्यादा पसंद है, बेटा ज्यादा पसंद है, लाइक दैट। सब नहीं, पर एक, हाँ एक है पोर्शन, बहुत बड़ा पोर्शन है जो बेटा ज्यादा पसंद है, बेटी पसंद नहीं है। तो इसलिए ऐसा हो रहा था। इंग्लैंड में ऐसी सोच नहीं है, वहां बेटी भी वरदान है, बेटा भी वरदान है। यहां वो होता है कि भाई बेटा ज्यादा वांटेड है, बेटी लेस वांटेड है, इसीलिए इफ समबडी हैज अ डॉटर, नो, लोग पहले आ जाते हैं कंडोलेंस देके, अरे लक्ष्मी हुई है लक्ष्मी, ये तो कंडोलेंस देने का स्टाइल हो गया। तो बेटा जो हुआ है वो थोड़ा ना कोई रावण पैदा हो गया है, बेटा भी मतलब अच्छा ही पैदा हुआ है, पर बेटी होती तो स्पेसिफिकली बोला जाता है लक्ष्मी हुई है। एक तरह का ये साइलेंट कंडोलेंस है कि नहीं तुम इसको गुड वे में लो, गुड वे में लो, अरे बेटी है तो भी गुड वे में लेंगे, बेटा है तो भी गुड वे में, दोनों इक्वल है, ठीक है ना। तो somebody has to understand कि 1992 में जब सोनोग्राफी की मशीन आई, क्या गड़बड़ियां हुई जिसकी वजह से 94 में 2 साल के अंदर ही भारत सरकार को कानून बनाना पड़ा कि भाई ये बंद है, नहीं हो सकता इसका इस्तेमाल, ठीक है। तो आपको मैं और डेटा देता हूं, जब ये मशीन आई थी और जब ये एक्ट हुआ 1994, 1992 में मशीन आई, 94 में लॉ बना, उस समय भारत में 950 लड़कियों पर 1000 लड़के थे, समझ रहे हो, 950 गर्ल्स 1000 बॉयज, जेंडर डिसबैलेंस। तुमको लगा ऐसा 50 से क्या फर्क पड़ता है, भाई आप पॉपुलेशन में मल्टीप्लाई करो, पूरा इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा एकदम, ठीक है। जब ये कानून बना उसके बाद 2022 में वापस सर्वे कराया सरकार ने, 2022 में, मतलब लगभग कितने साल बाद, 30 साल बाद। नतीजा
1050 लड़कियां, लड़के 1000। अब लड़कियां ज्यादा हो गई हैं, लड़के कम। ठीक है, तो कानून का एक इंपैक्ट आया कि नहीं आया? अब गोरे को समझ में आ रहा है, ओहो, यू हैव एक्सप्लेन मी द कंटेम्पररी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई इन योर कंट्री दिस इज बैंड। समझ रहे हो? तो हम लोग ये बोला भाई कानून के पीछे का वो समझना पड़ेगा कि कब बना था, क्या हालात थे। अब आप जरा देखो, कंपेयर करो 1872 या 1930 में कितने गुड्स थे, हमको बताओ। इनफैक्ट मैं अभी अपने शरीर पे जितने गुड्स धारण कर रखा हूं, या इस क्लास में जितने गुड्स हैं, उतने गुड्स उस समय थे क्या? ठीक है, चश्मा कितना कॉमन है, हम लोग सब यहां चश्मा पहन के बैठे हुए हैं। ठीक है, कितना कॉमन है? 1872 में चश्मा वॉज अ रेयर कमोडिटी। इट वॉज अ रेयर कमोडिटी, इतना आसानी से उपलब्ध नहीं था। ठीक है, मैं ये घड़ी पहना हुआ हूं, कितने लोगों के हाथ में से घड़ी थी, या वो कहां गया? मोबाइल फोन, रिमोट, एसी, ऑल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इंटरनेट। मैं भी लाइव पढ़ा रहा हूं, इंटरनेट से कनेक्टेड हूं। इंटरनेट था क्या? सर क्या बोल रहे हो? कंप्यूटर नहीं था, फोन नहीं था, या आईपैड नहीं था, माइक नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अगर मैं 1872 में होता, तो मैं और तुम, हम दोनों धोती कुर्ते में होते, लिटरली। तुम भी और मैं भी, नॉट इन शर्ट पैंट और कैजुअल्स। सर सब बदल गया, ए टू जेड बदल गया। उस समय फ्यू गुड्स थे, आज कम से कम भी 1 करोड़ ज्यादा, 1 करोड़ गुना ज्यादा गुड्स है इकोनॉमी के अंदर। तो ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल्स बढ़ गए कि नहीं? उस समय में थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन थे, अब इतने ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं। नंबर 2 डिफरेंस देखो, उस समय मोस्टली बल्क सेल था, मतलब पैकेज कमोडिटी नहीं बिकती थी। जैसे आज 99% कमोडिटीज जो हम लोग खरीदते हैं पैकेज होती है, जिसपे लेबल लगा रहता है, एमआरपी वगैरह सब रहता है। उस समय वैसा था नहीं, उस समय बल्क सेल था। बल्क सेल मतलब सामान पड़ा हुआ है, आप बायर हो, आप आओ, चुन लो, आपको क्या लेना है ले लो। ये वाली जो बल्क सेल की आदत है, आज हम लोग खाली ये सब्जी मंडी में करते हैं और कहीं नहीं करते हैं। सोच के देखो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में खाली आज के दिन हम लोग बल्क परचेज का सिस्टम है कि आप जाओ, आपके सामने फल सब्जियां हैं, आप चुन चुन के लेते हो। अरे आलू पे थोड़ा एमआरपी का स्टिकर लिखा हुआ रहता है। खाली फल सब्जियां घर में आती हैं, वो बल्क परचेज होता है कि आप चुन लो। बाकी तो तुम्हारे घर में जो सामान आता है, इनफैक्ट आटा भी तुम्हारे घर में पैकेट का आटा आता है। कौन सा गेहूं खरीद के लाते हो और पिसाते हो? सब तो पैकेज आ रहा है। खाली 1% चीज जहां बल्क सेल, और उस जमाने में 100% बस बल्क सेल। थर्ड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, उस जमाने का सेलर था खड़ूस। सेलर बस, खड़ूस का स्पेलिंग क्या करेंगे? खड़ूस। बोला एक बार माल बिक गया, अपने आप सोचो क्या होना है, अब तुम्हारा जिम्मेदारी, हमारा कोई हेडेक नहीं है। जबकि आज का सेलर, वो तो बायर से रिलेशनशिप बनाना चाहता है कि बार बार हमसे माल खरीदो। ही प्रोवाइड्स यू आफ्टर सेल सर्विस, मतलब सेल्स के साथ भी, सेल्स के बाद भी। और यहां एक बार माल बिका, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और आज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बेचने के बाद भी, आपको वारंटी देता है, रिपेयर देता है, रिप्लेसमेंट देता है। तो आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को आज के परिप्रेक्ष्य में फिट करने जाओगे, वो फिट नहीं होगा। तो बहुत देर से मैंने क्लैरिटी कर दिया कि भाई क्या क्या मेन इश्यूज हैं इसमें। ये लर्निंग स्ट्रेटजी था पूरा, ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इसके बिना अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में घुसे, जो अंदर सर फूटेगा अलग अलग जगहों पे जाके, सर ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये कॉमन सेंस के परे। मैं पहले बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस के परे होने वाला है। भले ही आज की क्लास में नहीं हो, 4 क्लास बाद हो जाएगा, पर होगा। तो मैं पहले से चेतावनी दे रहा हूं। तो whenever you answer as per law, not as per your moral science, common sense, ethics। समझ गए ना? ठीक है।
ठीक है। अ, अब मैं बार बार ना इस चीज पे नहीं आऊंगा, ये मैंने बता दिया एक बार, समझ गए, लिख भी लिया, तो ये क्लैरिटी रहनी चाहिए, बार बार इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होता है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं, अब सेल्स पे प्रॉपर आ रहे हैं। देर आर थ्री मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेल्स। नंबर वन, चैप्टर का नाम क्या है? सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, सेल ऑफ सर्विसेज नहीं है। अच्छा, मेरे और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो पढ़ने पढ़ाने का है ना, ये तो सर्विसेज का है, ये गुड्स का नहीं है। द गुड्स दैट इज द बुक्स दैट आर गिवन टू यू एज अ पार्ट ऑफ द सर्विस। इन माई केस, इन टीचिंग, बुक्स आर गिवन एज अ पार्ट ऑफ सर्विसेज। सो एक्चुअली हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स नहीं है, तो हम पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये तब अप्लाई होता है जब सेल ऑफ गुड्स हो। ठीक है। अच्छा, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, कवर्ड होगा इसमें? सर वो प्रॉपर्टी है। गुड्स का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी। मैं गुड्स के प्रॉपर डेफिनेशन में जाऊंगा अभी नहीं, अभी खाली एक ऊपर ऊपर का समरी बता रहा हूं, ठीक है? तो गुड्स के डेफिनेशन में जाएंगे, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, उसके ऊपर है। सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर्ड। ओनरशिप के नाम चलते हैं, इस चैप्टर में ओनरशिप को ज्यादातर क्या बोला जाता है? प्रॉपर्टी इन गुड्स। पागल है क्या? नहीं, वो तो हजारों साल पहले था। बार्टर सिस्टम तब था जब करेंसी का आविष्कार नहीं हुआ था। तो 1870 में करेंसी था भाई, तुम्हारे घर में सिक्के पड़े होंगे, पर दिवाली में पूजा नहीं होती क्या? कर बार्टर ट्रांजैक्शन तब होता था जब करेंसी का आविष्कार नहीं हुआ था। करेंसी का आविष्कार हजारों साल पहले हो गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है? उसमें भी तो स्कूल में पढ़ाया गया, कॉइन्स और वो सब थे। करेंसी का आविष्कार हजारों साल पहले हो चुका है। मुद्रा, करेंसी, बार्टर उनके हजारों साल के भी पहले, मतलब जब मुद्रा या करेंसी का आविष्कार नहीं हुआ था। सामान के बदले वस्तु के बदले वस्तु, सामान के बदले सामान। करेंसी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तक में था। राजे महाराजों के जमाने में नहीं होते थे स्वर्ण मुद्राओं में पेमेंट हो रहा है? तुगलक का सुना होगा, उसने एक बार बोला था कि लेदर का करेंसी प्रिंट होगा। हाँ बोल। सबका मतलब इंडस वैली है तो ये सब तो उसकी बात है भाई। आ रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को ये बात याद रखनी है कि सेल ऑफ गुड्स में तीन चीजें हैं, गुड्स, ओनरशिप, प्राइस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बीच वाला, ओनरशिप। अच्छा, ये लोग ना पूरे किताब में ओनरशिप को ओनरशिप कम बोलते हैं, ज्यादा क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी इन गुड्स।
प्रॉपर्टी इन गुड्स वर्ड आते ही सोचना ओनरशिप, ओनरशिप. सो द प्रॉपर्टी इन गुड्स ओनरशिप मस्ट ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, तभी वो सेल है, वरना वो सेल नहीं है. जस्ट इमेजिन, हम लोगों ने बेलमेंट पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. बेलमेंट में क्या ओनरशिप ट्रांसफर होती है कि सिर्फ पोजेशन? मैं पोजेशन देता हूं माल का, यूज करके मुझे लौटा दो, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता. यहां क्या ट्रांसफर हो रहा है? ओनरशिप. तो सबसे इंपॉर्टेंट है ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर. थर्ड, प्राइस. देयर हैज टू बी अ क्विड प्रो क्यो कंसिडरेशन, दैट इज प्राइस. अच्छा सर, प्राइस को लेके ऐसा सीन है कि कंप्लीट बार्टर अलाउड नहीं है, पर पार्टली कैश पार्टली काइंड वो चलेगा. ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं. ये सुने हो कि नहीं सुने हो? नया मोबाइल खरीदने जाते हो और वैसे ही पुराना मोबाइल सरेंडर करते हो तो 5-10 हजार रुपए वो लोग कम कर देते हैं. मान लो कि तुमको अभी 60-70 हजार का एक फोन लेना है, तुम्हारे पास एक पुराना फोन भी है, मतलब दूसरे कंपनी का जो भी, तो वो लोग बोलते हैं ये सब है तो आप सरेंडर कर दो, उसका 5 हजार रुपये आपको डिस्काउंट कर देंगे. होता है कि नहीं होता? तो उसमें मोटा अमाउंट तो मनी में ही होता है, थोड़ा सा ही खाली एक्सचेंज होता है, बाकी मोटा अमाउंट तो मनी के फॉर्म में रहता है ना, पैसे के फॉर्म में. तो वो भी सेल है, वो भी सेल है, वो भी सेल है. कंप्लीट एक्सचेंज है तो सेल नहीं है, देन दैट इज बार्टर. अब क्वेश्चन बोलेगा सर कितना परसेंट कैश और कितना परसेंट काइंड होने से चलेगा? अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है. ठीक है, इसका कोई लॉ में फॉर्मूला नहीं है. मान लो फिर तो कोई ऐसा बोलेगा कि सर बार्टर ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, आपने मुझको सामान दिया और मैंने आपको सामान प्लस 1 रुपया दे दिया. ये क्या मैं मैथ्स करा रहा हूं? ये मैथ्स की क्लास है कि तुम बैठ के ऐसे लॉ का लूपहोल निकालोगे? अरे पार्टली का मतलब रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में मेजर पोर्शन मनी होता है, खाली थोड़ा बहुत वो गुड सरेंडर करने में वो लोग एक्सचेंज वैल्यू कम कर देते हैं. ठीक है, बुरा थोड़ा होता है वो, 50-50 भी नहीं होता वो. आर यू ओके विद दिस? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? रिमेंबर ओनरशिप. जिसके पास ओनरशिप उसी के पास गुड्स का रिस्क एंड रिवॉर्ड. ओनरशिप कोई बोलते हैं टाइटल, ओनरशिप कोई बोलते हैं प्रॉपर्टी इन गुड्स. अच्छा, इस पूरे चैप्टर में याद रखना, मैं ना सेलर को स्क्वायर मुंडी बनाऊंगा और बायर को सर्कल. ठीक है, ओनरशिप कोई बोलते हैं टाइटल, बोलते हैं प्रॉपर्टी इन द गुड्स. सेलर से ओनरशिप बायर में ट्रांसफर हुआ, बदले में वहां से प्राइस आया, क्विड प्रो क्यो. अब एक वर्ड है रिस्क एंड रिवॉर्ड. जो ओनर होगा वही उस संपत्ति के रिस्क या रिवॉर्ड को बियर करेगा. रिस्क मतलब नुकसान. अगर संपत्ति मेरी है तो कुछ भी नुकसान होगा तो मेरा ही है. जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सबसे इजी एग्जांपल है दिस मोबाइल फोन. तो मोबाइल फोन तो गुड्स होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है.
मैं मालिक हूं, इसका ओनर हूं मैं, ठीक है। अगर ये भी टूट जाए तो दुख किसको होगा? मुझे होगा, तुम लोग को नहीं होगा। रिस्क फॉल्स ऑन द ओनर। वैसे इस फोन में जो भी फीचर्स हैं उसको एंजॉय करने का रिवॉर्ड यूज कौन एंजॉय कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो ओनर गेट्स द रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप, ओनर ऑल्सो बियर्स द रिस्क ऑफ ओनरशिप। तो रिस्क मतलब नुकसान, रिवॉर्ड मतलब फायदा। तो यूज करने का फायदा तो मेरा है, मैं मालिक हूं, मैं यूज कर सकता हूं, मैं प्लेज कर सकता हूं, मैं बेच सकता हूं, आई कैन डू एनीथिंग आई वांट विद माय गुड्स। बट एट द सेम टाइम इफ सम लॉस हैपेंस टू इट, द लॉस, द रिस्क विल बी बोर्न बाय मी, ठीक है ना। तो हम लोग को हमेशा क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ। नंबर 4 ये समरी चार्ट था, अब ये नंबर 5 है। ठीक है, अच्छा एक चीज सुनो ना, मैं क्या कर रहा हूँ ना, खाली बातचीत पर्पस के लिए एक तुम लोग को नया वर्ड दे रहा हूँ। ये एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में ना आप फुल फॉर्म लिखना बकायदा। भाई क्योंकि बार बार 500 बार लिखना पड़ेगा पढ़ाते वक्त, 500 के 1000 बार मेरे पास आएगा ये, 1000 बार बोलना है, लिखना है। कितनी बार मैं बोलूंगा प्रॉपर्टी इन द गुड्स, तुम कितनी बार लिखोगे? तो अपने प्यार से बोलेंगे पिग। पिग मतलब प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी ओनरशिप, समझ गए? इट मीन्स एग्जाम में ऑफ कोर्स तुम जानते हो यू कांट राइट पिग। ठीक है सर। बोलूं मैं? चलो, अब यहां मुझे कायदे से एक्चुअली मैं ओनरशिप भी बोल सकता हूं, मुझे अभी एक्चुअली दोनों में फर्क बताना है, लिखाना है। तो हम लोग ओनरशिप बोल सकते हैं, ओनरशिप ही होता है। पर क्या है कि जब मैं किताब में सेक्शन 4 में जाऊंगा डेफिनेशन में, तो वहां लिखा रहेगा प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स। तो आदत होनी जरूरी है कि इंस्टेड ऑफ ओनरशिप यू शुड से प्रॉपर्टी इन गुड्स, नहीं तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो? तो आई वांट दैट कि तुमको आदत हो प्रॉपर्टी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग पिग आई कैन राइट ओनरशिप, बट फिर तुम ओनरशिप ही याद करके चलाएगा, वही लिख के आ जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। और दिखाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा बोलने से। ये चालू हो गया इधर, ये पेज नंबर 3 पे आओ, 3.3 पे। ठीक है, ओके। पहुंच गए 3.3। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये तो एकदम अपने को चाटना है अच्छे से, ये बहुत सारे आंसर्स में लिखना होता है। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, सेल वर्सेस अग्रीमेंट टू सेल पे केस स्टडीज आते हैं। तो ये तो एकदम चालू करते पहला थ्योरी ये लिखना है, सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। अब तुम देखो पढ़ाऊंगा तुमको। मारा क्या हाइलाइटर? संग में ये वाला भी कर दो, हाँ।
ये एकदम याद होना चाहिए। सेक्शन नंबर 4 नहीं है, नाम नंबर याद नहीं है, वो फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ठीक है सबको? डिस्कस कर रहा हूं मैं। सर सेल में आप पढ़ो क्या लिखा है। मैं सरल भाषा में अगर बोलूं तो मैं ऐसा बोलूंगा, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, मतलब सेलर से ओनरशिप बायर में जा चुका है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कंप्लीटेड, इज एग्जीक्यूटेड, द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। अब इन्होंने क्या लिखा है, व्हेन ओनरशिप को बोलते हैं, व्हेन प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड। भाई ट्रांसफर्ड मतलब क्या, हो चुका। पास्ट टेंस। प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड मतलब पास्ट टेंस, हो गया। फ्रॉम हुम टू हुम, सर सेलर टू बायर, सेलर टू बायर, तो इसको बोलते हैं सेल। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ओनरशिप इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड। बट सी इफ आई राइट द वर्ड ओनरशिप, नो, you will also learn ownership, you will write ownership in exam, and then that person may not give you marks. So you must be habituated to write property in goods in this chapter. ठीक है, तो अपने प्रॉपर्टी इन गुड्स ही लिखे, इसलिए मैंने पिग बोला तुम लोगों को। ठीक है, यहाँ लिख दो तो पिग। कौन सा एग्जाम में पिग नहीं लिख सकते? तुम गलत नहीं हो, पर बंदा तो मार्क्स काटेगा ना। लॉ में भाषा चेंज करने पे नहीं चलता। आपके जो देखिए, आई टेल यू वन थिंग, कितना ही हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर लें, जो बंदा पेपर आपका चेक कर रहा है ना, उसको फ्रैंकली बोल रहा हूं मैं ईमानदारी से, उतना अच्छा लॉ नहीं आता जितना एक टीचर को आता है। आपके पेपर टीचर्स चेक नहीं कर रहे। देखो हम टीचर्स, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें पूरा सब्जेक्ट इन एंड आउट एकदम याद है। तो अगर तुम भाषा बदल के कुछ कंसेप्ट भी लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा, मैं नंबर दूंगा, मैं रिवॉर्ड दूंगा। वो नहीं मानेंगे। वो लकीर का फकीर, मतलब लिखा ऐसा था, तुम ऐसा क्यों लिख दिया, हम नंबर काटेगा, वो है। तो प्लीज स्टिक टू द बुक का लैंग्वेज, की वर्ड्स। ठीक है, और ये वर्ड ऐसा नहीं कि खाली यहाँ का हमारा, पूरे भी 28 पेज तक यही चल रहा, प्रॉपर्टी ग्रोथ, प्रॉपर्टी ग्रोथ, प्रॉपर्टी ग्रोथ, प्रॉपर्टी ग्रोथ। मैं तो जब पहली बार पढ़ा था इसको एज अ स्टूडेंट, तो मेरे को तो बड़ा झाला आया था, ये क्या लगा रखा है प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स। ऊपर से मैं साइंस का, मेरे दिमाग में चल रहा है मैटर। ठीक है, होता ना मैटर इन गुड्स, वो चल रहा है। तो ये लॉ है, लॉ में लॉ की लैंग्वेज का सम्मान करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड, हो चुका। लेकिन सर सेल का उल्टा देखो क्या लिखा है, पिंक कलर, एग्रीमेंट टू सेल, मतलब अभी तक ट्रांसफर हुआ नहीं है। वेयर द पिग, वेयर द ट्रांसफर ऑफ पिग इज टू टेक प्लेस, फ्यूचर में होगा। मतलब अभी ओनरशिप किसके पास है, सेलर के पास ही है। अब इसकी लैंग्वेज पढ़ो जरा आप, येलो कलर, वेयर द ट्रांसफर ऑफ पिग इज टू टेक प्लेस व्हेन, where the transfer of pig is yet to take place when, at a future time or subject to some condition, then it is called agreement to sell. तो पिग अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, पिग या तो फ्यूचर में ट्रांसफर होगा या पिग कुछ कंडीशन के फुलफिल होने पर ट्रांसफर होगा। Either it will transfer at a future date or it will transfer subject to some condition. Future date condition, future date condition, future date condition, दोनों में से कुछ एक। तो मतलब अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ। ओनरशिप विल ट्रांसफर आइदर लेटर ऑन इन फ्यूचर और ओनली आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन, देन इट्स एन एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तब अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, यानी ओनरशिप इज विद द सेलर। तो गुड्स में अगर कोई भी नुकसान पहुंचेगा तो सेलर झेलेगा। समझ गए?
अच्छा मान लो अगर वो फ्यूचर डेट आ जाए तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, या वो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। नीचे वही लिखा है, एन एन अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल when the time elapses or when the conditions are fulfilled. हाँ, an agreement to sell becomes a sale when either the future time has come, मतलब time has elapsed, or those conditions are fulfilled. ठीक है, तभी वो ट्रांसफर होगा, वरना वो ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, ये वाली डिब्बे में लाइन जो लिखी है ना, ये इसी 4 नंबर का रिपीट है। तो अभी जस्ट मैंने बुक से तुम लोगों को दिखाया, ये महा इंपॉर्टेंट है, सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल। और एक स्टूडेंट को पूरा चाटा हुआ होना चाहिए, उसको एकदम पूरा ऐसे बोलना आना चाहिए। सेल का मतलब व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। ठीक है, नंबर एग्रीमेंट टू सेल व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स विल ट्रांसफर। अब इसकी भाषा में फॉलो करना जरूरी है क्या? व्हेन द ट्रांसफर इज येट टू टेक प्लेस, नहीं, मैं बोलूंगा when the property in goods will transfer from seller to buyer upon at a future date or upon fulfillment of some condition, then it is an agreement to sell. And if that future date comes or if that condition is fulfilled, the agreement to sell becomes a contract of sale. समझ रहे हो ना? ऐसे ये बहुत आता है। नाउ जस्ट एक प्रूफ के लिए दिखाया था, कॉपी में आके लिखते हैं। ठीक है, ये तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, ये लिखना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू आई टेल यू, तुम लोग को मतलब पता, अभी स्टूडेंट हो ना, तुम लोग को कई बार क्या होगा, कुछ देखो क्या होता है, स्टूडेंट लोग भी कई बार उकता जाते हैं, मतलब व्हाट डू आई से, मेहनत करने से वो हो जाता है, यार क्या बैठ के हर चीज लिखो लिखो लिखो, लिखा होता तो मैं समझ गया, इजी तो था मैं तो समझ गया। तुमको अभी नहीं पता चलेगा ना, तुम क्योंकि इतना सा देख रहे हो, यू आर जस्ट लुकिंग एट दैट टॉपिक विच आई हैव टोल्ड यू। इतना बड़ा सिलेबस है। जब हम लोग यहां पर आएंगे ना, तुम देखोगे तुम्हारे मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस मतलब एकदम रॉकेट हो जाएगा। इफ यू स्टार्ट राइटिंग, राइटिंग से जो एक हाथ खुलता है, क्योंकि तुम्हारा रिटन पेपर है, समझ रहे हो, लॉ एमसीक्यू नहीं है, रिटन है, तो लिखने से एक तो तुम्हारा हाथ खुल रहा है कि लॉ लिखते कैसे, वो हाथ खुल रहा है, वो आदत सी बन जाएगी। लिखते 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 लास्ट के जो 2-3 महीने में तुम बैठ के लॉ ऐसे घसड़ 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 लिख रहे हो, तुमको पता भी नहीं चल रहा है, डे बाय डे तुम्हारा ये हाथ एकदम ऐसे खुलते जा रहा है लॉ में, भयंकर। भाई किसी को अगर आज ड्राइविंग सीखनी है, मैं बोलता हूँ ड्राइविंग तो सब कुछ सीखोगे, ड्राइविंग तो सीखना ही है, इसमें तो डाउट ही नहीं है। आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो सीखोगे। ड्राइविंग के ऐसे 1 घंटे में सीखने का चीज है क्या? सर इट्स अबाउट रिफ्लेक्स। ड्राइविंग में कोई यूट्यूब वीडियो देख के थोड़ा मैं सीख जाऊंगा कि भाई ये ब्रेक है, ये क्लच है, ऐसे दबाओ, ऐसे दबा, ऐसे घुमा, वैसे घुमा। जब हाथ में गाड़ी आएगी ना तो रिफ्लेक्स काम नहीं करेंगे, बटन्स प्रेस करना भी तो होता है ना जो पैर से। तुम लोग जो लोग भी ड्राइविंग सीखे हुए हो, तुम लोग को मालूम होगा व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, कि कितना प्रेस करना है, कब रिएक्ट करना है, वो रिफ्लेक्स बिल्ड किया जाता है हाथ पैर में, तब आप ड्राइव कर पाते हो। वो रिफ्लेक्स बिल्ड होने में कम से कम कुछ दिन लगते हैं, एक झटके में रिफ्लेक्स बिल्ड नहीं होता। जैसे ऐसा कैसे होता है कि जिनको साइकिल चलानी आती है वो बाइक सीख जाते हैं फटाक से, क्योंकि साइकिल चला के ऑलरेडी बैलेंस और पूरा का पूरा वो मोमेंटम, वो रिफ्लेक्स बिल्ड हो चुका है, तो बाइक सीखना आसान है। पर जिसको साइकिल ही नहीं आता वो बाइक सीखे, उसको टाइम लगेगा, क्योंकि रिफ्लेक्स बिल्ड नहीं हुआ है। तो ये जो लिखना होता है ना एग्जाम में, ये भी एक सर रिफ्लेक्स होता है दिमाग का, कि भाई ऐसे आएगा, मैं ऐसे सोचूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा। ये रिफ्लेक्स बनने में समय लगता है। तो अगर तुम मेरे साथ लिख रहे हो, आई एम टेलिंग यू, तुमको एग्जाम में लिखते वक्त एकदम स्मूथ महसूस होगा, तुम ऐसे अटकाओगे नहीं। तो सुन लो, पेन लेकर सड़ जाते, क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, ऐसा हो जाता है। और दूसरा, when you write you understand better, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लीन होती है। अगर मैं किताब से पढ़ाऊंगा, लेट से अगर मैं किताब से पढ़ाया, जैसे अभी मैंने किताब में तुमको पढ़ा दिया ना वो टॉपिक सेल एग्रीमेंट सेल, लेट से तुमको 70-80% क्लियर हो गया। ठीक है, अगर मैं अभी कॉपी में लिखा दूंगा ना, 110% क्लियर हो जाएगा। 110 का मतलब तुम खुद जाके पढ़ाना चालू कर दोगे गांव को, वो क्लैरिटी आ जाएगी लिखने से। और तीसरा सबसे बड़ा पावर, ये तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, एक मोटा सा वो कॉपी बन रहा है जो तुमको एंड मोमेंट में बचाएगा, एग्जाम में भयंकर बचाएगा।
सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, देखो दो चीज है, लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसको क्या बोल रहे हो, एग्रीमेंट। मतलब अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट की औकात तक पहुंचा नहीं है। औकात में बड़ा कौन होता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और वो एग्रीमेंट टू सेल है, क्योंकि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर हुआ नहीं है ना। लिखिए, मैं भी आप लोग को ना एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल दूंगा, ठीक है। ठीक है, मैं बोलूं, मैं एक एग्जांपल दूंगा, ध्यान से सुनना। ये लेफ्ट वाला तो सबको क्लियर है, मैं एक दुकान में गया, मैंने पेमेंट किया, माल लिया, चल गया, हो गया सर, सेल कंप्लीट, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, दैट्स इजी। लेकिन नाउ आई एम गिविंग यू अ डिफरेंट एग्जांपल, थिंक अबाउट इट, ओके, शांति से सोचना। मुझे ना एक गाड़ी पसंद आई, मुझे एक गाड़ी पसंद आई, एक कोई मॉडल पसंद आया गाड़ी का, अब मेरे को याद नहीं आ रहा, एक कोई मॉडल पसंद आया गाड़ी का। मैं दुकान में गया, शोरूम में गया कार के, मैं बोला जी मुझे ये गाड़ी चाहिए, पर मुझे इस कलर में चाहिए, मैंने कलर चेंज कराना है, मुझे ये कलर नहीं, ये कलर चाहिए। तो अब मैंने वहां एक कंडीशन डाल दिया, कलर मेरे को ये वाला चाहिए, मेरे हिसाब से कस्टमाइज कलर कर दो। जब तक वो उस कस्टमाइज कलर को नहीं करेगा, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। कंडीशन का एग्जांपल समझेगी नहीं? अब वो लोग वो कलर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। या फिर अगर गंदा कलर कर दिया तो भी नहीं होगा। मान लो मैंने पूरा सैंपल दिखा के बोला था, ये बोला था हाँ करवा देंगे सर, करवा देंगे, हफ्ते भर बाद आना, हो जाएगा। मैं हफ्ते भर बाद पहुंचा, शेड मैच, और आप जानते हो कलर में हल्का सा भी शेड 19-20 हो जाए तो 19-20 थी, वो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, लुक्स बदल जाते हैं सर, लुक्स बदल जाते हैं। जैसे मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको ज्यादा इधर उधर मत जोड़ना। मुझे
ग्रीन कलर पसंद नहीं है, मतलब प्लीज इसको उधर उल्टे पुल्टे चीजों से कनेक्ट मत करना। जनरली मुझे जैसे बुक वगैरह का कवर होता है, कुछ भी होता है, तो मुझे ग्रीन कलर उतना पसंद नहीं है। पर अभी क्या हुआ, विकास ने, मेरे भाई ने, छोटा भाई, उसने ना ग्रीन कलर का पेंट वगैरह करवाया घर पे, ठीक है, कहीं पे। उसने जो ग्रीन कलर सेलेक्ट किया वो इतना रॉयल कलर था, इतना रॉयल कि वो मेरा फेवरेट बन गया। मतलब दैट इज द फेवरेट कॉर्नर ऑफ द हाउस। ऐसा वो, मतलब एक लुक्स होता है ना, लगता है जैसे ब्रिटिश, पूरा एकदम रॉयल कलर दिख रहा है ग्रीन का। तो सर रंगों में क्या होता है ना, आप हल्का सा शेड 19-20 कर दो, चीज पूरी पूरी बदल जाएगी। तो अगर मान लो मैंने दिखा के बोला था शोरूम वाले को, जी मुझे ये कलर चाहिए, उन्होंने करवाया हफ्ते भर बाद, पर डिफरेंट हो गया, तो मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ। तो जो भी लॉस है वो बियर करेगा, मैं बियर नहीं करूंगा। समझ रहे हो ना ये? ठीक है, ये बड़ा आता है, बड़ा आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, यहां तक सबको ओके है? चलो अब पुस्तक की ओर चलते हैं। यहाँ लिखो तो यार, कॉपी, पेज नंबर 3 पे आके लिख दो कॉपी। ठीक है, पढ़े। सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, तुम बुक से भी लिख सकता है, कॉपी से भी, सेम चीज है। सेल में क्या होता है, द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू बायर। और क्या नाम है तुम्हारा, एग्रीमेंट टू सेल में, when the property in goods will transfer from seller to buyer dash number 1 at a future date, or number 2 on fulfillment of some conditions, then it is an agreement to sell. एंड अब तुम इसमें एग्रीमेंट टू सेल बोल के चुप मत होना, एक लाइन और लिखना, तुम बोलना देन एन एग्रीमेंट टू सेल विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल व्हेन द टाइम हैज इलैप्स्ड, एक्सपायर्ड, और व्हेन द कंडीशन इज फुलफिल्ड। मतलब वो फ्यूचर डेट आ गई या वो कंडीशन फुलफिल हो गया, तो अभी एग्रीमेंट टू सेल से कन्वर्ट होकर अपग्रेड होकर क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा ना, अपग्रेड हो जाएगा ना। ठीक है, ये लाइन भी साथ में लिख देना। ठीक है, मैं लिख देता हूं यार, छोड़ो। एग्जाम में अपग्रेड वर्ड मत लिखना। तो तुम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे, उसमें पूरा ये सेल और एग्रीमेंट टू सेल वाले पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, डन सर। ये अब ये देखो, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल, सो इजी यार। पहला लाइन बोलो सर, कम से कम दो पार्टी होने चाहिए, सेलर और बायर, अंडरलाइन। नंबर 2, सेल किस चीज का होता है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, सर द गुड्स आर द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, गुड्स आर द सब्जेक्ट मैटर, इट कैन बी एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स। एक बार सुनो, एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब जो है, फ्यूचर गुड्स मतलब जो प्रोड्यूस होगा, मैन्युफैक्चर होगा, है ना। प्राइस, देयर हैज टू बी सम प्राइस। ठीक है, पार्टली मनी, पार्टली काइंड चलेगा, फुल बार्टर नहीं चलेगा, याद रहेगा। इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है इस पे। ठीक है, इस पे भी एग्रीमेंट टू सेल वाले पे भी क्वेश्चन है, मैं पहले से बता देता हूं तुम लोग को। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8।
पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ा सकता, थोड़ा और सिखाना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड, बोलूं मैं सर, सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। इनके 90% टाइम ये लोग वही बोलते हैं प्रॉपर्टी इन गुड्स, तो अपने को वही भाषा में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। पिग पिग पिग, ट्रांसफर ऑफ पिग। फिर नेक्स्ट, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, इसके एग्जांपल्स बाद में आएंगे अपने आप ही, डोंट वरी। ठीक है। लास्ट, since it's a contract there must be other essential elements of a contract like free consent of parties, capacity to contract, वो सब। ठीक है। lawful consideration, वह सब। ठीक है। ये डिफरेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने को पढ़ना चाहिए। डिफरेंस के टेबल एग्जाम के लिए बहुत मशहूर होते हैं। हाउ मेनी डिफरेंसेस डू यू सी? प्लीज नंबरिंग करो। 7 मार्क का स्ट्रेट आ सकता है एग्जाम में। ठीक है। बोलूं मैं? ठीक है, इधर आई विल चेंज द कलर ऑफ द पेन। फर्स्ट मैं रेड पेन यूज कर रहा हूं, ठीक है, रेड पेन। सेल को पढ़ो। ट्रांसफर ऑफ, पहला टॉपिक क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, मैं समझाने के लिए ओनरशिप बोल रहा हूं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होता है? बाद में क्या आज? सेकेंड नंबर, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, क्या? नेचर ऑफ, अच्छा, हो चुका कि होएगा? हो चुका, ओनरशिप ट्रांसफर्ड, एग्जीक्यूटेड। पेमेंट और डिलीवरी से कोई मतलब नहीं है। पेमेंट और डिलीवरी से कोई मतलब नहीं है। एक चीज ना मुझे लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां नहीं है जगह, वहां लिख लो, कॉपी में लिख लो। जस्ट बिकॉज कि मैंने पैसा दे दिया है या उन्होंने मुझे सामान दे दिया है, इससे कोई गारंटी नहीं कि ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है। ओनरशिप ट्रांसफर एक सेपरेट टॉपिक है। देखो ऊपर सेल के 3 एलिमेंट्स थे, गुड्स की डिलीवरी, प्राइस का पेमेंट, पर उससे मतलब नहीं, मेन चीज क्या है? ओनरशिप। तो ओनरशिप डज नॉट, ओनरशिप पास हुआ है कि नहीं, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन कि डिलीवरी हुआ है कि नहीं, पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। डिलीवरी पेमेंट से कनेक्शन नहीं है। हो सकता है डिलीवरी हो गया, उसका पेमेंट हो गया, पर ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। ठीक है। तो ओनरशिप का पासिंग ऑफ द ओनरशिप, passing of the ownership, transfer of ownership is not dependent on either the payment of price or delivery. आम आदमी यही सोचता है, आम आदमी कॉमन सेंस नहीं सोचता कि जी मैंने पैसा दे दिया, उन्होंने माल दे दिया, तो मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। हर बार ऐसा जरूरी
नहीं होता है, ठीक है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन एग्जीक्यूटेड, मतलब ओनरशिप पास हो चुका है। डिलीवरी पेमेंट नहीं भी हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, ओनरशिप पास हो चुका है। रेमेडीज फॉर ब्रीच, अच्छा एक बात सोचो, सेल ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, वो जो बायर है ना वो पैसा नहीं दे रहा है, बायर पैसा नहीं दे रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है पर पेमेंट डिलीवरी पेंडिंग होगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, पेमेंट डिलीवरी पेंडिंग हुआ तो वो पैसा नहीं दे रहा है बायर, ओके। क्या मैं उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू कर सकता हूं? यस, बिकॉज ओनरशिप इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड। द सेलर कैन सू द बायर बिकॉज ओनरशिप ऑलरेडी बायर के पास जा चुका है। सेल के ऊपर तुम लोग लिख लो तो तुम लोग काम आएगा। सेल में ओनरशिप ऑलरेडी पास हो चुका है, तो ओनरशिप किसके पास है? बायर, वेरी गुड। और एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप किसके पास है? एग्रीमेंट टू सेल में अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो अभी भी ओनरशिप सेलर के पास है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स नीचे बेस्ड हैं। एक बार अगर लॉजिक पकड़ लिए ना तो फिर तो अपने आप ही पॉइंट्स क्रिएट करना चालू कर दोगे। सेल में ओनरशिप इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड सो इट बिलोंग्स टू द बायर। एग्रीमेंट टू सेल में द टाइम इज नॉट elapsed, द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, द ओनरशिप इज नॉट येट ट्रांसफर्ड, द ओनरशिप रिमेन्स विद द बायर, सॉरी विद द सेलर। तो अभी तो सेल पढ़ा रहा हूँ, ओनरशिप बायर के पास है। तो अब देखो जरा, अगर कल को गुड्स में कोई भी लॉस या डिस्ट्रक्शन होता है तो ओनरशिप किसका है? तो झेलेगा कौन? बायर। रिस्क ऑफ लॉस किसका है? बायर। बायर मालिक हो गया ना, तो बायर के पास ये राइट्स है, जस्ट इन रेम, राइट्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। जस्ट इन रेम इज एन वही लैटिन वर्ड है, लॉ में तो लैटिन लैंग्वेज चलती है ना, वैसा ही है। जस्ट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, मैं मालिक हूं, ठीक है। अगर एक बार सोचो, ये मेरी वॉच है और मैं इसका वो हूं, ओनर हूं, देन आई हैव द राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, कि मैं पूरी दुनिया से इसको बचा सकता हूं, पूरी दुनिया को सू कर सकता हूं इसको हासिल करने के लिए, बिकॉज मैं मालिक हूं, मेरे पास सारा हक है इसका, ठीक है। राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, जस्ट इन रैम। अच्छा, ओनरशिप किसके पास है अभी? बायर। तो सेलर के पास नहीं है, सेलर के पास ओनरशिप नहीं है, तो सेलर अब इसको दोबारा रीसेल नहीं कर सकता। हालांकि ये मैं नेमोडैट के एक्सेप्शन में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे तो डिफरेंस में पढ़ा दिया कि सेलर रीसेल नहीं कर सकता, लेकिन नेमोडैट क्वाड नॉन हैबिट का एक्सेप्शंस आएगा। नेमोडैट क्वाड नॉन हैबिट एक प्रिंसिपल है जो इस चैप्टर में सीखेंगे। उसके हिसाब से क्या होता है कि जो खुद ओनर नहीं दूसरे को ओनरशिप नहीं दे सकता, जो कि सत्य जिसके ऊपर ये है, पर उसके एक्सेप्शंस की लिस्ट होती है। उसमें एक एक्सेप्शन होता है कि भले ही ओनरशिप ट्रांसफर हो गया पर सेलर के पास पोजीशन है, तो वो अगर किसी इनोसेंट बायर को बेच दे जिसने गुड फेथ में लिया है, तो ओनरशिप इनोसेंट बायर को मिल जाएगा, फिर ये वाला बायर जो है ये हमको सू करके रिकवर करेगा, ऐसा आएगा एक्सेप्शन। लॉ में यही होता है, एक बात लिखिए उसका एक्सेप्शन तुरंत। ओके, नेक्स्ट, कौन बैंकरप्ट हो गया सर? सेलर बैंकरप्ट हो गया। जब आप बैंकरप्ट होते हो, जैसे समझो ध्यान से, सेल, लेट्स आई एम द सेलर, ओके। एक बार अज्यूम करते हैं मैं सेलर हूं, अपने आप को एक बार सेलर के कदमों पे रख के देखो, तुम सेलर हो, हम लोग सब सेलर हैं, ठीक है। और माल अभी हमारे पास पड़ा है, लेट्स से ये गुड्स है, ये थर्मस दिख रहा है, लेट्स से ये गुड्स है, ओके, मेरे पास ही रखा हुआ है। हालांकि सेल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, सेल कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, ओनरशिप पास हो चुका है, पर उन्होंने हमको पैसा नहीं दिया है और हमने भी अभी तक माल उनको नहीं दिया है, तो गुड्स का डिलीवरी नहीं हुआ है, पेमेंट ऑफ प्राइस भी नहीं हुआ है, पर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है। तो टेक्निकली हु इज द ओनर? बायर।
तो गुड्स अभी मेरे पास ही रखा हुआ, मैं सेलर हूं, मीनवाइल मैं इंसॉल्वेंट हो गया। जैसे मैं इंसॉल्वेंट होता हूं, कोर्ट की तरफ से एक बंदा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी। ऑफिशियल रिसीवर या फिर ऑफिशियल असाइनी, वो आते ही मेरे सारे असेट्स को अपने कंट्रोल में लेता है, बेचता है, जो पैसा आया उससे मेरे क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगा। मैं बैंकरप्ट इसलिए तो वो हूं कि माई असेट्स आर लेस एंड माई लाइबिलिटीज आर मोर, सो माई असेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ माई लाइबिलिटीज। तभी वो लिक्विडेटर आएगा असाइनी और मेरा सारा असेट लेके बेचना चाहेगा। अब वो असाइनी आया, असाइनी आते ही इस असेट पे दिखाएगा अपना कंट्रोल कि मैं बेचूंगा, दौड़ के बायर आएगा, बोलेगा मेरा ओनरशिप है इस पे, यू हैव टू गिव इट टू मी। ओनरशिप किसका है? देना पड़ेगा। पर फिर असाइनी बोलेगा पैसा लाओ। अब अगर वो पैसा दे चुका है तब तो और नहीं देगा, और अगर नहीं दिया तो पैसा देना पड़ेगा। द ऑफिशियल असाइनी विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स। इस माल पर ओनरशिप किसका? बायर का। तो ऑफिशियल असाइनी इसको बेच नहीं सकता, परंतु अगर वो माल मांग रहा है तो उसे पैसा तो ले ही सकते हैं, बट विल रिकवर द प्राइस। सर नेक्स्ट केस में कौन बैंकरप्ट हुआ है? बायर। ठीक है, अब की बार कौन हुआ है? बायर। नाउ अब ध्यान से सोचो, फिर से वही कहानी है। गुड्स किसके पास है? मेरे पास है। ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है। अब वो बायर है, वहां पे बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो बायर का जो ऑफिशियल असाइनी आएगा वो तो बोलेगा कि ओनरशिप बायर की है, तो तुरंत आके इसको लेना चाहेगा। मैं रोक नहीं सकता, ले जा रहा मेरे हाथ से। पर मैं बोलूंगा पैसा तो दे दो, तो वो बोलेगा ओनरशिप उसका है, पैसा वो देगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को बेच के जो भी सेटलमेंट में अमाउंट आएगा 30% 40% उतना ही पैसा मुझे मिलेगा। तो ये तो मेरे साथ सर स्कैम हो गया कि नहीं हो गया? हाँ हो गया। He can take the goods because ownership belongs to the buyer, and then of course I will ask for price. तो प्राइस के लिए I may not get full price because the person is insolvent. I will get only some amount, partial amount. ठीक है, now that side agreement to sell उस तरफ। ठीक है, पहला हेडिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अब तक नहीं हुआ है, वो फ्यूचर डेट पे होगा या कंडीशन फुलफिल होने पे होगा। नंबर 2 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या ओनरशिप पास हुआ है कि होगा? होगा, तो एग्जीक्यूटेड नहीं है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, नंबर 3 रेमेडीज फॉर ब्रीच। इसका मतलब है कि बात हुई थी बेचेगा, पर अब बेच नहीं रहा है, तो ओनरशिप तो अभी भी सेलर के पास ही है। ओनरशिप तो अभी भी सेलर के पास ही है, ओनरशिप तो ट्रांसफर हुआ नहीं है, तो प्राइस के लिए सू नहीं कर सकते, डैमेज के लिए सू कर सकते हैं। द अग्रीव्ड पार्टी कैन सू फॉर ओनली डैमेजेस बट नॉट द प्राइस, बिकॉज ओनरशिप ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। ठीक है, नाउ इस केस में एग्रीमेंट टू सेल के केस में माल किसके पास पड़ा है वो लिखा हुआ नहीं है। माल हो सकता है कि सेलर के पास पड़ा हो, माल हो सकता है कि बायर के पास पड़ा हो। लेट्स से माल बायर के पास पड़ा है, ठीक है, तो मैं उसको मजबूर नहीं कर सकता कि माल रखो और पूरी कीमत दो, नहीं। आई कैन नॉट, आई एम द सेलर, सपोज बायर के पास माल रखा हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, पर पोजीशन उसके पास ही है। नाउ अगर वो ब्रीच करना चाहता है
तो मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता कि माल लिया है तो रखना पड़ेगा एंड गिव मी द प्राइस. नो, आई विल टेक बैक द गुड्स एंड आई विल सू हिम फॉर डैमेजेस ओनली. पर मैं प्राइस के लिए सू नहीं कर सकता बिकॉज ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है. तो मैं अपना माल वापस ले आऊंगा. मतलब कई बार ऐसा नहीं होता कि सेलर मजबूर कर रहा है कि माल लिया तो रखना पड़ेगा. होता है कि नहीं होता है? वो मजबूर नहीं कर पाएगा. मैं आपको प्राइस के लिए सुई नहीं करता बिकॉज ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई. तो मैं आपको मजबूर नहीं करता कि माल रखो. वो माल लौटा रहा है, मुझे लेना पड़ेगा, पर मैं डैमेजेस के लिए सू करूंगा. यहां लिख लो बायर. समझने के लिए लिख लो बायर इज रिटर्निंग द गुड्स. ठीक है, बायर इज रिटर्न कर रहा है वो माल. तो मैं उसको मजबूर नहीं करता कि नहीं रख माल और पैसा दे दे. नहीं, मैं डैमेजेस मांग सकता हूं ब्रीच के लिए. ये सब चीज है. यहां पर कई बार टॉपिक पढ़ोगे ना तो बैकग्राउंड क्लियर नहीं होने की वजह से वो बात समझ में नहीं आती. बैकग्राउंड क्लियर कर दो, बात समझ में आ जाती है. लायबिलिटी, ओनरशिप किसका है? सेलर का. तो कोई भी लॉस डिस्ट्रक्शन सेलर बियर करेगा, रिस्क सेलर का होगा. एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है तो दोनों केवल एक दूसरे को सू कर सकते हैं. दे हैव राइट्स अगेंस्ट वन अनदर. इसको बोलते हैं राइट्स इन पर्सन, जस इन पर्सोनम. क्या बोलते हैं? जस इन पर्सोनम. ठीक है, एक दूसरे को सू कर सकते हैं पर राइट्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड नहीं है. ठीक है. इसको समझने का एक और तरीका है. गुड्स के ऊपर जो राइट्स होता है मेरा उसको बोलते हैं जस्ट इन रेम. इंसान के अगेंस्ट जो राइट्स होता है मेरा उसको बोलते हैं जस्ट इन पर्सोनम. तो एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो बायर तो मालिक बना ही नहीं है गुड्स का, है ना. तो उसके ऊपर गुड्स के ऊपर कोई राइट नहीं है. उसके पास बस इतना ही राइट है कि वो सेलर को सू कर सके. सू अ पर्सन बट कैन नॉट क्लेम द गुड्स. जबकि सेल में ओनरशिप उसकी आ चुकी है तो ही हैज द राइट ओवर द गुड्स. जस्ट इन पर्सोनम का मतलब राइट अगेंस्ट अ पर्सन. जस्ट इन रेम का मतलब राइट ओवर द गुड्स, कि ये गुड्स मेरा है, मैं इसको मांग सकता हूं, पूरी दुनिया के खिलाफ जाके मांगता हूं, मेरा है. तो सेल में ओनरशिप बायर को जा चुका है तो ही हैज द राइट ओवर द गुड्स. जस्ट इन रेम ही कैन प्रोटेक्ट हिज गुड्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में अभी तक बायर के पास ओनरशिप नहीं गया है. ही कैन एट बेस्ट क्लेम सम डैमेजेस फ्रॉम द सेलर. ही कैन सू द सेलर बट ही कैन नॉट क्लेम द गुड्स. अच्छा, ओनरशिप किसके पास है अभी भी? सेलर के पास. तो कैन सेल, रीसेल कर सकता है. कौन बैंकरप्ट हुआ है? नंबर 8 में सेलर बैंकरप्ट हुआ है. सेलर बैंकरप्ट हुआ है, ओनरशिप किसकी है? सेलर की. तो असाइनी ऑफ द सेलर कैन क्लेम द गुड्स. जो उधर लिखा है उसका उल्टा लिखना है. नेक्स्ट नंबर 9 क्या? इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर. बायर इंसॉल्वेंट है, ओनरशिप तो सेलर के पास है, तो बायर का साइन आके गुड्स क्लेम नहीं कर सकता. समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा इसको और एक तरीके से करा देता हूं ताकि याद रहे. ओके.
एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सर दैट्स वेरी क्लियर, सेल में होता है इमीडिएटली, उसमें होता है आफ्टर एट अ लेटर फ्यूचर डेट और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस। सेकंड, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ईबीज, ये ओनरशिप ट्रांसफर एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूटर ही होएगा ट्रांसफर। रेमेडीज फॉर ब्रीच, इसमें सर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्या ब्रीच हुआ, कैसा नहीं ब्रीच हुआ वगैरह। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हु इज द ओनर नाउ, द बायर। तो अगर ब्रीच हो रहा है तो भाई हम अपनी कीमत तो मांग सकते हैं ना आपसे, ठीक है। द सेलर कैन सू द बायर फॉर प्राइस, सेल तो कंप्लीट हो गया, मैं आपको आपसे प्राइस मांगने का हक रखता हूं, आप मुझे रिटर्न नहीं कर सकते। लिखो, बायर कैनॉट रिटर्न, सेल में ऑलरेडी ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है बायर को, तो बायर कैन नॉट रिटर्न बैक द गुड्स। मैं उससे प्राइस मांग सकता हूं कि प्राइस दो, माल रखो, प्राइस दो। ओनरशिप इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड, भले माल मेरे पास हो, मैं सू करके पूरा प्राइस ले लूंगा और उनको माल लेके जाओ अपना। बायर रिटर्न नहीं कर सकता। लेकिन सर उधर एग्रीमेंट टू सेल में अभी भी ओनरशिप किसकी है, सेलर। बायर कैन रिटर्न द गुड्स, ठीक है, बायर कैन रिटर्न द गुड्स, ठीक है। बायर इज रिटर्निंग या बायर कैन रिटर्न द गुड्स, इस तरफ ओनरशिप बायर की हो गई है तो वो रिटर्न नहीं कर सकता, उस तरफ ओनरशिप भी सेलर की है तो बायर रिटर्न कर सकता है। मतलब सेलर मजबूर नहीं कर सकता कि भाई मान लो प्राइस दो, सेलर कैन ओनली क्लेम डैमेजेस। यहां पे सेलर आपसे क्या मांग सकता है, प्राइस, वहां क्या मांग सकता है, डैमेजेस ओनली। चार, ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट था ना 3 नंबर, इसलिए इसको स्टार करेंगे। 4 और 5 इजी है, जिसकी ओनरशिप लायबिलिटी एंड रिस्क उसी का। नेचर ऑफ राइट्स अच्छा पॉइंट है, स्टार कर दो। बायर, बायर के एंगल से सोचो, बायर ओनर बन चुका है तो ही हैज द राइट्स ओवर द गुड्स, इसको बोलते हैं जस्ट इन रैम। उधर बायर अभी तक ओनर नहीं बना है तो ही डज नॉट हैव राइट ओवर द गुड्स बट ही हैज द राइट टू सू द सेलर, सो जस्ट इन पर्सोनेम। राइट ऑफ रीसेल, ये इजी है, सेलर अब ओनर है ही नहीं तो वो बेच नहीं सकता, उधर सेलर अभी भी ओनर है तो बेच सकता है। फिर इनसॉल्वेंसी वाला सोचने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, स्टार करो। है ना, ये सोचने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इनसॉल्वेंसी वाला एक बार फिर से, ठीक है। इनसॉल्वेंसी इस तरफ देखेंगे, नहीं नहीं एक सेकंड रुक जाओ, ये ऐसे लिख नहीं सकते एक्चुअली, ये दो तरफा हो सकता है, ठीक है। ऐसे सोचो, सेलर अगर बैंकरप्ट हुआ तो असाइनी जो आया वो सेलर की तरफ से आया, सेलर बैंकरप्ट हुआ तो असाइनी किसका, सेलर का, जबकि ओनरशिप किसकी, बायर की। तो ये असाइनी गुड्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, नॉट। लेकिन अगर सेलर ही बायर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो असाइनी किसका है, बायर का। असाइनी बायर का, गुड्स का मालिक बायर, तब तो वो कंट्रोल कर ही सकता है। इधर फिर से इंसॉल्वेंट कौन हुआ है, सेलर, तो असाइनी किसका है, सेलर का। ओनरशिप किसका है, सेलर का, तो कंट्रोल कर सकता है। नीचे इंसॉल्वेंट बायर हुआ है तो असाइनी किसका है, बायर का, जबकि ओनरशिप किसका है, सेलर का, तो वो बायर का असाइनी सेलर के गुड्स पे अपना कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ठीक है।
डन है ये, ठीक है। नंबर 6,
जो भी मैंने समझाया ना तुम लोग को, वो जो 4 स्टार पॉइंट्स वो मैं लिखा रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में बाद में घर में दिक्कत हो सकती है, तो लिखा हुआ रहेगा तो आके देख लोगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोलूं मैं नेक्स्ट? ये ऊपर का 2 हो गया। ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। अब इधर एक बार देखो, ये गुड्स का ओनरशिप किसके हाथ में है? बायर। पोजीशन देख रहे हो तुम, पिंक कलर, ओनरशिप किसके पास है? बायर। माल चाहे यहां रहे चाहे वहां रहे, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, मालिक कौन है? बायर है। और ये जो असाइनी है, क्योंकि सेलर इंसॉल्वेंट हुआ है तो असाइनी भी तो सेलर का है, तो सेलर का असाइनी बायर के ओनरशिप वाले माल पे तो क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, उस तरफ अग्रीमेंट टू सेल में हु इज द ओनर, और बैंकरप्ट कौन हुआ है? सेलर। तो असाइनी किसका है? सेलर का। तो वो तो आके सेलर के माल पे क्लेम करेगा ही, चाहे माल इसके पास हो चाहे उसके पास हो। समझ में आ रहा है? तो तुमको 3 चीज चेक करनी है, इंसॉल्वेंट कौन हुआ, तो असाइनी भी उसी का है, अब ओनरशिप किसका है, तब तो क्लेम होगा, वरना क्लेम कैसे?
सिमिलरली तुम इंसॉल्वेंसी और बायर का लॉजिक लगा सकते हो। जूम मैं बता दूंगा। ओके मैं ना मैं आज क्लास यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करूँगा टुमारो 8 AM, टुमारो 8 AM इसमें, ठीक है। ओके आज की क्लास यहीं तक है। थैंक यू।